हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की लगातार क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज हमारी पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अशोक, एक अनोखा सम्राट, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, हम जिन शेरों को चित्र और रुपए मतलब हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह में हम देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था और सारनाथ में, वाराणसी की ही नज़दीक सारनाथ है, उसी जगह एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। तो अशोक ने ऐसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख लिखवाया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ध्यान रखिएगा, अशोक किसके पौत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी लगभग 2300 साल पहले, चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक बुक में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, चाणक्य की बुक का नाम क्या है? कौटिल्य का बुक का नाम है अर्थशास्त्र। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। ध्यान रखिएगा, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल, देखिए लाल चिन्ह से दिखाया गया। और ये सब अशोक के ही, मतलब यहाँ अशोक ने अपना कब्जा किया था। जैसे कि लंपक, कंधार हो गया, कंधार तक अभिलेख मिले हैं। मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, टोपरा, बहादुर दिल्ली में, मेरठ में मिला है, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लौरिया राज, सारनाथ, कौशाम्बी, गुर्जर, इलाहाबाद। यह यहाँ सब सारनाथ देख लीजिए, रूपनाथ, कौशाम्बी, सांची। तो हर जगह शिलालेख जहाँ जहाँ इसमें रेड पॉइंट बना है, इसको देख लीजिएगा, वहाँ अभिलेख मिले हैं। और ये सब किसके कब्जे में थे? मौर्य साम्राज्य में। इतना दूर मतलब मौर्य साम्राज्य उस समय बढ़ चुका था इतना। साम्राज्य पर प्रशासन देख लेते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सत्ता भी देते थे। सॉरी, सत्ता यहाँ नहीं, सज़ा देते थे। सत्ता क्या देंगे? सज़ा देते थे। तो मतलब जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था, अधिकारी उन्हें सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक कौन होते थे? संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस के रूप में अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। ध्यान रखिए, संदेशवाहक कौन होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस के रूप में अधिकारियों के कार्यकलाप में नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। सम्राट जो था सबसे ऊपर था और राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। मतलब कि जो आसपास के मौर्य शासन के जो पाटलिपुत्र उसके आसपास का क्षेत्र था, उस पर तो सीधा नियंत्रण था। और बाकी जगह कैसे था कि छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था और प्रांतों की भी राजधानियाँ होती थी, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। और इन पर शासन कैसे होता था? कभी कभी तो मतलब कुछ हद तक पाटलिपुत्र अर्थात राजधानी से शासन किया जाता था, लेकिन अक्सर क्या होता था, राजकुमारों को ही वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बना के एक शासन के रूप में वहाँ रखा जाता था उनको। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए बहुत प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे कर लिए जाते थे। अभी नजराना क्या होता है? अभी ये नीचे देखिए लिखा गया है, अभी आप उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पूछा गया है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए फेमस था और दक्षिण भारत सोने के और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न क्या बना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार कंबल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो उत्तर पश्चिम। नजराना क्या होता था? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो कर कैसे इकट्ठा किया जाता था? नियमित ढंग से, मतलब
हर माह या जो भी समय होता था, समय अवधि एक निश्चित अवधि में लिया जाता था। लेकिन नजराना जब आपके पास हो तब आप जाके पेश कर दीजिए, सम्राट या उसके मंत्रियों के पास नजराना ऐसे दिया जाता था। अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था और दे दिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, और ये विविध पदार्थों के रूप में भी लिए जाते थे। नजराना क्या था? अनियमित रूप से कर था। आगे देखते हैं राजधानी में सम्राट, देख लेते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया यूनानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त में दरबार में आया था और पश्चिम एशिया यूनानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया गया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देखते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा के रूप में जन्म मनाया जाता था। तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है अपनी बुक इंडिका में कि सम्राट का जनता के सामने आने पर अवसरों के रूप में उसे मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता और वे सोने की पालकी में घूमते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे, और अंगरक्षक जो होते थे सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, सॉरी यहाँ पेड़ों को कर लीजिए, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता था। मतलब एक मुकुट के रूप में उसको दिखाना चाहते थे कि कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पे प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर एक मुकुट के रूप में चक्कर लगाता रहता था। राजा सामंता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, और राजा सामंता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे होते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे, और उनको खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखता था। और सम्राट लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ध्यान रखिएगा, सम्राट लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे चखते थे। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे और हमेशा इस बात से डरे होते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे। जब वे चलते थे तो उनके ऊपर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो, और कुछ अंगरक्षक क्या होते थे पेड़ों को लेकर चलते थे, और कुछ अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। तो ये चीज़ें मेगास्थनीज ने बताई हैं। और पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया गया, जो आधुनिक पटना कहा जाता है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ये पूछा जाता है कि कितने बुर्ज और द्वार थे, तो 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिली वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं, और 2 और 3 मंजिली वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। ध्यान रखिएगा, राजा का महल भी काठ से बना था और पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है, और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। अब अशोक एक अनोखा सम्राट देख लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये पहले शासक थे जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे और अपने संदेश जनता तक पहुंचाते थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ध्यान रखिएगा, इनके ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। अब कलिंग युद्ध का वर्णन क्या दिया गया है कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय को लगभग की, और लगभग 1.5 लाख लोग उसमें बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ध्यान रखिएगा, अभिलेख में क्या इंपॉर्टेंट बात उसमें दिया गया था। कलिंग युद्ध का वर्णन किया था इन्होंने अपने अभिलेख में कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय को लगभग किया, और लगभग 1.5 लाख लोग उसमें बंदी बने थे, 1 लाख लोग मारे गए थे। और इन्होंने इसी अभिलेख में बताया है कि धम्म शब्द का यूज किया, जो कि संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप धम्म है, और धम्म की बात इन्होंने की थी। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म मतलब धर्म ही तो होता है। धम्म क्या? प्राकृत शब्द है संस्कृत भाषा धर्म का। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। और वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, और ये बौद्ध धर्म से भी प्रेरित हुए थे, और इनका धर्म में कोई ईश्वर या कर्मकांड नहीं था। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। इनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने फिर यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो फिर अशोक ने क्या समझा कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर धर्म की शिक्षा देते थे। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा साधारण तौर पे कि धर्म महामात कौन होते थे?
तो जो धर्म की शिक्षा देने वाले अधिकारी होते थे वे ही धर्म महामात कहलाते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। और इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए थे और अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। और उन्होंने इस अभिलेख को खुदवा दिया था कि जो पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लेंगे, और अधिकारी भी रखे थे कि जो पढ़ नहीं सकते, जो अशिक्षित हैं, उनको पढ़कर सुनाए इसे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। ध्यान रखिएगा, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। इन्होंने सड़कें बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे और विश्राम गृह भी बनवाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था भी की थी। और इसके अलावा मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा भी की थी इन्होंने। आगे देखते हैं, आगे इस फिगर को देखिए, इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, यह बिहार के रामपुरवा में मिला एक स्तंभ है मौर्यकाल का, उसका एक हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में क्या लिखा गया है, ये देखिए, रामपुरवा का ये स्तंभ है जिसमें बैल की मूर्ति है। ये बैल है, सांड है, उसकी मूर्ति रखी गई है, रामपुरवा के बिहार मिला है और ये राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। इसको ध्यान रखिएगा, रामपुरवा में मिला मौर्यकालीन स्तंभ है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके अर्थात अशोक के धर्मादेश आज भी हमेशा हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि अशोक का जो धर्म आदेश है, मतलब जो धर्म के बारे में जो उन्होंने कहा था, वो आज हम ऐसी भाषा में है जिन्हें हम आज भी समझ सकते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अन्यत्र देखते हैं, उसके बाद आज का चैप्टर समाप्त होता है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। ध्यान रखिएगा, लगभग 2400 साल पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। तो इसे बनाने का मतलब क्या था कि उत्तरी सीमा के जो पशुपालक लोग थे उनकी रक्षा करना था, उनसे रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा और 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चला, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, लगातार बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और इसकी ऊपरी सतह जो है वो सड़क जैसी चौड़ी है, मतलब उस पर आप चल सकते हैं। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा और हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। तो इसका निर्माण क्यों किया गया कि जो उत्तरी सीमा की पशुपालक लोग थे उनसे रक्षा करने के लिए लोगों को बनाया गया था। और 6400 किलोमीटर लंबी और हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं और अगले 2000 वर्षों तक इसका काम चला था। लगभग सन 2400 वर्ष पहले इसका काम शुरू हुआ था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।